हम अपने शब्दों में डिफाइन करें तो एक प्रकार का वो सिद्धांत जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था का विकास तेज किया जा सकता है। ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसी विचारधारा या ऐसा मॉडल जिसको यूज से, जिसके प्रयोग के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था की स्पीड को उस अर्थव्यवस्था के अनुरूप तेजी से विकसित कर सकते हैं। तो ये आर्थिक योजना होती है, यानी हम अपने संसाधनों के अनुरूप, हमारे देश में जो संसाधन होते हैं उसके अनुरूप डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी को बनाना, विकास की रणनीति को बनाना ही आर्थिक योजना कहलाती है। यानी इकोनॉमिक जो प्लानिंग होती है वो इकोनॉमिक्स, आपकी इकोनॉमी में अवेलेबल मिनरल्स और श्रम, सारी तकनीक के आधार पर जो विकास की योजना बनाई जाती है उसे आर्थिक योजना कहते हैं। ठीक है, हम अमेरिका का मॉडल नहीं लगा सकते क्योंकि अमेरिका कैपिटलिस्टिक देश है और वहां पे पॉपुलेशन हाई स्किल्ड है। ठीक है, हाई स्किल्ड का मतलब समझ रहे हो, वो सब लोग स्किल पूर्ण है और वो लोग काफी लेख पढ़े हैं। लेकिन भारत में आप देखिए लिटरेसी रेट पर हम लोग बात करते हैं, लिटरेसी रेट इकोनॉमी में स्किल नहीं ला सकती है। तो इस प्रकार आज के हम चैप्टर में देखेंगे वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो अर्थशास्त्रियों ने डिस्कस किया कि अर्थव्यवस्था में इस प्रकार प्लानिंग किया जा सकता है और भारत के लिए कौन सी प्लानिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 पहला हम बात करते हैं। टाइप 1 हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक और सर्वसत्तात्मक आयोजन, डेमोक्रेटिक एंड टोटलिटेरियन प्लानिंग। ठीक है, आप नाम से देख रहे हो प्रजातांत्रिक, जब आपके देश के लोगों के अनुरूप जब हम लोग कोई प्लानिंग करते हैं तो उसे प्रजातांत्रिक कहते हैं। और दूसरा सर्वसत्तात्मक आयोजन। ठीक है, जब क्या होता है सत्ता ही साम्यवादी सरकार क्या करती है, अपने अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट का आयोजन करती है, चाहे उससे किसी को फायदा हो या किसी को लॉस हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रजातांत्रिक से जस्ट अपोजिट है सर्वसत्तात्मक आयोजन। अब हम देखिए प्रजातांत्रिक की हम जब बात करते हैं, पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। प्रजातांत्रिक आयोजन का अर्थ है आर्थिक व्यवस्था की वो प्रणाली जिसमें राज्य में निहित प्राधिकार सामान्य जनसमूह के समर्थन पर आधारित होता है। यानी वहां के लोग जो चाहते हैं, वहां के लोग जनसमूह जो कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेवलपमेंट का प्लानिंग बनाते हैं। आप देखे होंगे इलेक्शन आता है, इलेक्शन में आपने देखा होगा एजेंडा सेट किया जाता है। एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है? जनमत, अर्थात लोग कौन से एजेंडा को स्वीकार कर रहे हैं वही प्रजातांत्रिक आपका आयोजन होगा और सरकार उसी एजेंडा पे काम करती है। तो यानी सामान्य जनसमूहों के समर्थन, जिस एजेंडा पे सभी लोग, उस देश के लोग क्या होते हैं वो समर्थन अपना देते हैं, उसको हम लोग प्रजातांत्रिक आयोजन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसलिए प्रजातांत्रिक आयोजन में राज्य उत्पादन के सभी साधनों का नियंत्रण नहीं करता है। जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, याद रखिएगा, जो राज्य होती है, जो सरकार होती है, वो सरकार क्या करती है, उत्पादन के सभी साधन, उत्पादन के सभी साधन का तात्पर्य क्या हुआ कि जितने आपके रिसोर्स हैं, ठीक है, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन प्लस मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्स है, सभी साधनों का नियंत्रण स्टेट नहीं करता बल्कि पब्लिक को दे देता। प्रत्यक्ष रूप से निजी अर्थव्यवस्था के आर्थिक कार्यों को नियमित नहीं करना होता, अर्थात गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर इस प्रकार की इकोनॉमी में नहीं करती है। ठीक है, ये आपका प्रजातांत्रिक आयोजन हो जाता है और लोगों को योजना के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक पग पर सहयोग लिया जाता है। अन्य शब्दों में लोग स्वयं संसद अथवा विधानसभा द्वारा स्वतंत्र माहौल में परस्पर विचार विमर्श द्वारा आयोजन की आवश्यकता और आयोजन के उद्देश्य, ठीक है, आयोजन की तकनीक, उत्पादन के लक्ष्य आदि का निर्धारण किया जाता है। अर्थात इसमें आपका प्रजातंत्र पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है और प्रजातंत्र के अनुरूप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी हम लोग अपनाते हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि राज्य सरकार लोगों का मत जानने के लिए विस्तृत प्रचार करती है। प्रजातांत्रिक प्लानिंग के अंतर्गत इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, विस्तृत प्रचार करती है और देश में लोगों का सहयोग और सक्रिय समर्थन प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयत्न करती है ताकि गवर्नमेंट को लोग सपोर्ट करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया भी उसके साथ संपन्न हो सके। ये सभी संघर्षों की उपेक्षा करके निर्धन जन समूहों के कल्याण के लिए विभिन्न मतों को
समस्या बनाने का प्रयास करती है, यानी इसमें सभी संघर्षों की उपेक्षा करती है और केवल जो उसमें पुअर सेक्शन है, पॉवर्टी वाला सेक्शन है, उसके जनसमूह के वेलफेयर के लिए काम करती है। ये हमारे पास होता है प्रजातांत्रिक आपका योजना। ठीक है, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना को पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो भी योजना बना देती है, अगर प्रजातंत्र उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो योजना को वहीं पर क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसे अस्वीकार किया जाता है। अतः आयोजन से ऊपर लोगों को थोपा नहीं जाता, यानी कोई भी प्लानिंग कर दिया जाए, यहाँ डैम बनना है, आपने देखा होगा डैम प्लानिंग का एक पार्ट होता, लेकिन अगर लोग उसका बहिष्कार करते हैं तो वहां पर तुरंत उसको रोक दिया जाता प्रजातांत्रिक आयोजन में। ठीक है, तो ये सदा शांतिपूर्ण विधियों से, जैसे प्रगतिशील कराधान, ठीक है, टैक्सेशन, समाज कल्याण की गतिविधियों पर सरकारी व्यय द्वारा, सामाजिक सुरक्षा योजना द्वारा आय तथा धन की असमानताओं को दूर करने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का आनंद उठाते हैं, अर्थात इस प्रकार के आयोजन में, प्रजातांत्रिक आयोजन के अंतर्गत क्या होता, लोगों के मत के अनुरूप, लोगों की आवश्यकता के अनुरूप, लोगों के समर्थन के परिणाम स्वरूप, समर्थन के द्वारा अर्थव्यवस्था में जब प्लानिंग को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो उसे हम लोग कौन सी प्लानिंग कहते हैं, उसे हम लोग प्रजातांत्रिक प्लानिंग का संज्ञा देते हैं, यानी वो हमारे पास प्रजातांत्रिक प्लानिंग कहलाती है। दूसरा हम लोग बात करते हैं सर्वसत्तात्मक या सत्तावादी आयोजन। ठीक है, आपको हमने बताया सत्तावादी आयोजन, जब गवर्नमेंट वहां पर कोई प्लानिंग करे और लोगों के ऊपर वो थोप दे कि नहीं, आपका आयोजन किसी तानाशाही के अधीन अपनाया जाता है। जब वहां पर कोई तानाशाह होता है, और तानाशाह जैसे आपका चाइना में तानाशाह है, तानाशाह क्या करता है, जो प्लानिंग की स्ट्रेटजी अपनाएगा उस स्ट्रेटजी को सभी के द्वारा स्वीकार किया जाना अनिवार्य होता है। इसे हम लोग टोटलिटेरियन आपका ऑथेंटिकेशन प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। इस आयोजन के अधीन राज्य पूर्ण रूप से आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रण करता है, अर्थात पूरी इकोनॉमी क्या होती है, गवर्नमेंट के अधीन रहती है और गवर्नमेंट के अधीन ही वर्क करती है, और वहां से प्रजातंत्र से उनका कोई तात्पर्य नहीं होता, वो प्रजातंत्र के विषय में कोई भी बात नहीं सोचते। ठीक है, तो इस प्रकार जो होता है ये जस्ट अपोजिट है। तो इसमें देखिए आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है, समृद्ध लोगों द्वारा निर्धन लोगों के शोषण का पूर्णतया विलोपन हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेते समय केंद्रीय प्राधिकरण सामाजिक लाभों को अधिकतम बनाने का यत्न करता है। क्योंकि देखिए प्रजातंत्र में मान लीजिए प्रजातांत्रिक आयोजन चालू है, और प्रजातांत्रिक आयोजन में क्या होता, पूंजीपतियों ने कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना दी, पूंजीपतियों ने, और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गरीब लोगों का शोषण होने लगा। तो इस प्रकार जो केंद्रीय होती है, केंद्रीय जो सरकार होती है, जो डिसीजन लेती है, तो अधिकतर निर्धन लोगों का इसके अंतर्गत शोषण नहीं होने पाता ये आयोजन में। दूसरा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप बाकी बीच के पॉइंट्स देख लीजिएगा, लेकिन मैं मेन कॉन्सेप्ट आपको बताता जा रहा हूं। दूसरा हमारे पास है व्यापक और आंशिक आयोजन। आपने नाम ही देख लिया, व्यापक यानी वाइड लेवल पर जब एक तरफ से हम लोग प्लानिंग करते हैं तो व्यापक कहलाता है, कंप्रेहेंसिव। जबकि आंशिक आयोजन क्या होता है, एक पार्ट का ही आयोजन में सम्मिलित किया जाता है। तो व्यापक आयोजन सामान्य आयोजन जो समग्र अर्थव्यवस्था के लिए स्वयं को मुख्य समस्याओं से संबंधित करती है। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था की मेन प्रॉब्लम्स को इसके अंतर्गत देखा जाता और उस मेन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमी में वाइड यानी कंप्रेहेंसिव प्लानिंग की जाती है, तो उसे हम लोग व्यापक आयोजन कहते हैं। वहीं इसके जब विपरीत, जब अर्थव्यवस्था में किसी एक पार्ट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, किसी एक चरण पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो उसे हम लोग आंशिक आयोजन की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, तो आंशिक आयोजन क्या होता है, जब हम लोग किसी एक पार्ट पर हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो आंशिक आयोजन कहलाता है। ठीक है, तो व्यापक आयोजन के विपरीत ये कॉन्सेप्ट है। इस आयोजन का तब किया जाता है जब अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ही विचार किया जाता है। उदाहरण, राज्य औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए स्ट्रेटजी बनाए, लेकिन देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए पॉलिसी बना दे गवर्नमेंट,
लेकिन एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर के लिए कोई प्लानिंग ना बनाए, तो आप क्या कहोगे? पार्शियल प्लानिंग है, आपका पार्शियल है, यानी अर्थव्यवस्था में केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर को ध्यान दिया गया, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर पे अभी फोकस नहीं किया गया। तो इस प्रकार ये जो आपका आयोजन होगा, ये आपका पार्शियल आयोजन के नाम से जाना जाता है। वहीं आपका जो होता है दूसरा स्ट्रेटजी जो आपकी होती है, वो क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था में दूसरा आपका आयोजन होता है, एक मिनट, हाँ, दूसरा अर्थव्यवस्था में जो आयोजन आपका होता है वो आयोजन कहलाता है आपका आपका कहते हैं आंशिक आयोजन। और जब अर्थव्यवस्था में तीनों सेक्टर को एक साथ हम लोग विचार करते हैं, तीनों सेक्टर पर एक साथ विचार करते हैं, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? व्यापक आयोजन कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर, तीनों सेक्टर पर हम लोग एक साथ फोकस करते हैं, तो उसे हम लोग व्यापक आयोजन कहते हैं। यानी जब अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास के लिए हम लोग कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो उस आयोजन को हम लोग व्यापक आयोजन की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में जो आयोजन का कॉन्सेप्ट होता है वो वास्तव में अर्थव्यवस्था में काफी चेंजेबल होता है। तो अभी तक हमने दो प्रकार के आयोजन देखे, उसके पूर्व देखे कि एक आपका होता प्रजातांत्रिक आयोजन, दूसरा आपका पास होता सत्तात्मक आयोजन, उसी का दूसरा पार्ट। दूसरा हमने देखा, क्या देखा? एक मिनट, हाँ हाँ, दूसरा हमने आयोजन देखा आपका व्यापक आयोजन तथा आपका क्या कहते हैं आपका पार्शियल यानी कि आंशिक आयोजन। जब अर्थव्यवस्था में एक साथ सभी क्षेत्रों के विकास की बात हम लोग करते हैं, तो उस आयोजन को हम लोग क्या करते हैं? उसे हम व्यापक आयोजन की संज्ञा देते हैं। जब अर्थव्यवस्था में केवल एक क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसे हम लोग आंशिक आयोजन की संज्ञा देते हैं। तो ये हमने दो आयोजन देखे। अब तीसरा आयोजन आप देखिए, थ्री टाइप्स का जो तीसरे टाइप का आयोजन है उस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो तीसरे टाइप का जो आयोजन है वो स्थायी और संकटकालीन आयोजन कहलाता है। परमानेंट एंड इमरजेंसी प्लानिंग के नाम से ये जाना जाता है। परमानेंट एंड इमरजेंसी प्लानिंग के नाम से इसे हम लोग नोट करते हैं। ठीक है। स्थायी आयोजन का अर्थ दीर्घकालीन आयोजन है। जब अर्थव्यवस्था में हम लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करते हैं तो उसे स्थायी आयोजन के अंतर्गत कहते हैं, और इसके लक्ष्य अधिक विस्तृत होते हैं, हमारे बहुत अधिक वाइड होते हैं इस प्रकार के आयोजन। तो इसे हम लोग स्थायी आयोजन की संख्या देते हैं। तो ये स्थायी जो आयोजन होते हैं ये सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित होता है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, अर्थव्यवस्था में स्थायी जो आयोजन होता है सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित होता है और ये अधिक दूरदर्शी होता तथा इसका क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत होता है, बहुत अधिक वाइड एरिया होता है। सोवियत यूनियन, यूगोस्लाविया, पूर्वी जापान, जर्मनी, पोलैंड, चीन, भारत में भी स्थायी आयोजन के आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं। तो इस प्रकार भारत में स्थायी आयोजन काफी अधिक तक किया जाता है। ठीक है। वहीं आपका संकटकालीन जो स्थिति में विपत्ति के समय हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो उस प्रकार विकास की जो रणनीति बनाई जाती है उसको हम लोग क्या करते हैं, संकटकालीन आयोजन की संज्ञा देते हैं। अर्थव्यवस्था में संकटकालीन क्या होता, आपने देखा होगा कोविड पीरियड में भारत संकट काल में गिर गया और संकट काल की जो स्ट्रेटजी थी वास्तव में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बिल्कुल अलग थी। आपने देखा होगा सरकार को एक इमरजेंसी बजट लॉन्च करना पड़ा और आपका हेल्थ सेक्टर के लिए एक अलग था, जिसमें कोविड वैक्सीन लगाने के लिए, लोगों को हेल्थ केयर सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए, इस प्रकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पूरी स्ट्रेटजी बदल गई। तो ये संकटकालीन आपका प्लानिंग होती है, और संकटकालीन प्लानिंग जो होती है वो अल्पकालीन होती है। आप ये पॉइंट याद रखिएगा। संकटकालीन प्लानिंग जो होती है वो अल्पकालीन प्लानिंग होती है, अर्थात वो अल्प समय के लिए अपनाई जाती है। तो ये एक प्रकार से अल्पकालीन यानी शॉर्ट रन प्लानिंग होती है, जो अर्थव्यवस्था में उस संकट से निपटने के लिए हम लोग प्लानिंग या स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। इसे संकटकालीन या अल्पकालीन प्लानिंग की संज्ञा हम लोग देते हैं। ठीक है।
इसका स्वरूप अस्थायी होता है। संकटकालीन का स्वरूप अस्थायी होता है। इस प्रकार के नियोजन को पूंजीवादी देशों में 1930 के दशक में मंदी, जब अमेरिका की आपकी मंदी हुई तो उसके भय के परिणाम स्वरूप पूरी अर्थव्यवस्था ने अपनाया था। स्थायी और संकटकालीन नियोजन में अंतर पूर्णतः स्पष्ट आज भी नहीं है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बचने के लिए हम लोगों ने कुछ काम किए, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हमने लॉन्ग टर्म में जो आपने स्ट्रेटजी अपनाई है वो वास्तव में युद्ध के डर से अपनाई थी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत अपनाई थी। ये आज भी क्या होता है, स्थायी और संकटकालीन में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे भारत सरकार क्या कर रही है, हेल्थ केयर में बहुत अधिक खर्च की, आपने जाना होगा कोविड में, आपने देखा होगा हेल्थ पर उसने बहुत अधिक खर्च किया। लेकिन जो कोविड वैक्सीन लग रही है, अगर मैं कहूं कि कोविड वैक्सीन क्या है, कोविड वैक्सीन पर आपने देखा होगा 1,500 रुपए पर यूनिट उसका खर्च आता है। एक व्यक्ति को एक इंजेक्शन लगाने में 1100 रुपए से लेकर के 1,500 रुपए का खर्च आता है। तो आप इसको किसकी संज्ञा दोगे? आप संकटकालीन इसको स्ट्रेटजी कहोगे कि मुझे लगता है ये दीर्घकालीन होगा, स्थायी होगा, ताकि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो ह्यूमन कैपिटल लॉन्ग रन तक बना रहे। इसलिए इन्होंने वास्तव में दीर्घकाल के लिए सरकार ने सोचा, और दीर्घकाल के लिए ये संकटकालीन तो था, संकटकालीन आपकी प्लानिंग तो थी, लेकिन इसमें दीर्घकालीन यानी स्थायी प्लानिंग के संकेत छुपे हुए थे। अगर हमारा ह्यूमन इफेक्टेड होगा तो हमारे देश की इकोनॉमी में वर्क कौन करेगा, हमारे श्रम कहां से मिलेगा, हमारे पास पूंजी कहां से मिलेगी। तो इस प्रकार संकटकालीन स्ट्रेटजी और आपका स्थायी यानी दीर्घकालीन स्ट्रेटजी, दोनों में बेसिक डिफरेंस आप नहीं कर सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर आप कर सकते हो, लेकिन वास्तव में कैरेक्टरिस्टिक इनके बीच का अंतर नहीं स्वीकार करते हैं। अगला हमारे पास 4 पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 4, संदर्भ और अल्पकालीन। ठीक, प्रोस्पेक्टिव यानी किसी प्रदेश विशेष उद्देश्य को लेकर के अगर हम लोग करते हैं, जिसको संदर्भ कहते हैं, और अल्पकालिक आयोजन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब हम लोग शॉर्ट रन प्लानिंग करते हैं, अल्पकालिक या संदर्भ या किसी उद्देश्य विशेष को पूरा करने के लिए हम लोग जब कहते हैं प्लानिंग बनाते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो होती है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई पर्पज होती है, कोई पर्पज को लेकर के काम करते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं। ठीक है, समय अवधि के आधार पर हम कोई टाइम पीरियड को लेकर के काम करते हैं। आयोजन कहते हैं आयोजन संदर्भ अथवा लघुकालिक या वार्षिक आयोजन हो सकता है। इसका अर्थ दीर्घकालीन योजना को लघु अवधि वाले योजना में पृथक करना। अर्थात उदाहरण के लिए एक पंचवर्षीय योजना के व्यापक ढांचे के भीतर छोटे छोटे समय के लिए बनाई गई योजना हो सकती है। तो इसमें देखिए अल्पकालिक आपका आयोजन है या दीर्घकालिक आयोजन है, तो उसमें टाइम को लेकर के नहीं, देखिए 2 साल में हम लोग 1 साल में ये कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर में ये कंप्लीट कर लेंगे, या आपकी हम लोग क्या करते हैं, चलिए स्ट्रेटजी की बात करते हैं। हम लोग एग्जाम स्ट्रेटजी बनाते हैं कि 15 दिन में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, 15 दिन में इस तरह करके आपका 2 महीने या 3 महीने का एक टारगेट हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, अल्पकालिक आयोजन है, लेकिन उसमें भी हमने टाइम के अकॉर्डिंग अल्पकालिक आयोजन को भी विभाजित करके रखा 15 डेज के रूप में। तो आपका अल्पकालीन आयोजन का एक पार्ट बन जाता है संदर्भ आयोजन। और संदर्भ आयोजन का मतलब होता है टाइम के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर जब आप आयोजन को सेट कर लेते हो। जैसे अर्थव्यवस्था में हमने क्या किया, भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लगाना, भारत में नई शिक्षा नीति को एक्सेप्ट करना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लगाना, ये आपका अल्पकालिक आयोजन है। ठीक है, आपको 1 साल 2 साल के अंतर्गत अल्पकालिक आयोजन है। लेकिन इसमें टारगेट बनाना कि पहले चरण के अंतर्गत हमको सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपनाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इसको इंप्लीमेंट करना है। दूसरे चरण के अंतर्गत स्टेट यूनिवर्सिटीज में अपनाना है। तीसरे चरण के अंतर्गत जितने कॉलेजेस हैं इनके अंडर उन कॉलेजेस में अपनाना। चौथे चरण के अंतर्गत नीचे 12 लेवल या इंटरमीडिएट लेवल पर इसको अपनाना। तो एक प्रकार से एलईपी जो आपका होगा वो अल्पकालीन आयोजन है, और इसके अंतर्गत जो हम लोग स्ट्रेटजी बांट के रखे हैं वो संदर्भ आयोजन है, अर्थात आपका प्रोस्पेक्टिव आयोजन है। अर्थात आप कोई विशेष उद्देश्य या विशेष समय अवधि के आधार पर काम करते हो तो इसे संदर्भ आयोजन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब इसके अनुसार परियोजना को कई पार्ट में लोग डिवाइड कर देते हैं, और आपका इसमें हाँ पांचवा
आपके इसमें कई पॉइंट्स हैं, जो विशेषताएं हैं संदर्भ की प्लस आपकी अल्पकालीन की, दोनों की विशेषताएं, दोनों की डिफरेंस है, वो सारा इस नोट्स में आपको है। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता चल रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास है टाइप, मतलब 5वां पॉइंट, लोचपूर्ण और कठोर आयोजन। ठीक है, लोचपूर्ण आयोजन वो आयोजन होता है जिसमें हम लोग, क्या होता है, उसके मिड टर्म बीच में, मिड टर्म बीच में, ठीक है, या प्रारंभ में कोई स्ट्रेटजी में परिवर्तन करते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। कोई परिवर्तन अगर होता है, मान लीजिए कोई पुल बन रहा, पुल का बनने के बाद बीच में आपने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, ढांचा चेंज कर दिया, तो ये लोचपूर्ण आपका आयोजन होगा, फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि आपने बीच में परिस्थितियों के अनुसार स्वीकार कर लिया। ठीक है, कठोर आयोजन क्या होता है, जिसमें कोई भी परिवर्तन बीच में स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आयोजन में लोच का अर्थ होता है, आयोजन में लोच का अर्थ होता है लक्ष्यों, उत्पादन और साधनों में समन्वय और पुनर्समन्वय। ठीक है, अगर मेरा टारगेट प्रॉपरली प्राप्त नहीं हो रहा, मेरा उत्पादन प्रॉपरली प्राप्त नहीं हो रहा, मेरे संसाधन प्रॉपरली मिल नहीं रहे, अगर इनके बीच समन्वय नहीं है, तो मैं अपनी स्ट्रेटजी को फिर से बदल दूंगा, तो इसे लोचपूर्ण कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं ना, ए प्लान पे काम करो या बी पे करो, अगर ए सक्सेस ना हो तो चलो बी पे काम करेंगे, बी सक्सेस ना हो तो चलो सी पर काम करेंगे। तो इस प्रकार ये लोचपूर्ण आपकी स्ट्रेटजी कहलाती है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में आपका लोचपूर्ण है, जिसके अंतर्गत आप बीच में, या आप अर्थव्यवस्था में जो आपने ढांचा एक्सेप्ट किया, अगर उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता तो उस परिवर्तन को आप स्वीकार कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार का आयोजन आपका फ्लेक्सिबल आयोजन या लोचपूर्ण आयोजन कहलाएगा। वही आपका रिजिड या कठोर आयोजन वो होता है जिसको एक बार हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, भले उसमें क्या होता, कोई प्रवृत्ति में परिवर्तन ना हो, फिर भी हम लोग उसको चेंज नहीं करते हैं। तो अर्थात कठोर आयोजन आपका जो रिजिड आपका प्लानिंग होती है, उन निश्चित लक्ष्यों को व्यवहार करता है जो देश के किसी भी प्रतिकूल स्थिति में परिवर्तन नहीं होते हैं। चाहे अर्थव्यवस्था में चाहे जितनी परिवर्तनशील क्षमता आ जाए, चाहे अर्थव्यवस्था में चाहे जितनी परिस्थितियां विपरीत हो जाए, लेकिन कठोर आयोजन अपने लक्ष्य को परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है, अगर कठोर आयोजन के अंतर्गत कह दिया गया कि नहीं, भारत में, अगर कठोर आयोजन में यह कह दिया जाए कि भारत में, ठीक है, 4 लेन रोड आपको 2 साल के अंदर बनाकर देनी है, और अगर ये क्या होता है 2 साल के अंतर्गत बना के देनी है 4 लेन रोड, ठीक है, मान के चलिए जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जम्मू से कन्याकुमारी तक, और ये रिजिड प्लानिंग के अंतर्गत आती है, तो आप ये नहीं कह सकते कोविड हो गया था, मुझे लेबर नहीं मिल रहा था, प्राइस हाइक हो गया था, और क्या होता इंटरनेशनल ट्रेड प्रभावित हो गया था, तो ये सारी चीज आर्गुमेंट्स नहीं काम करते, और आपको अपना टारगेट पूरा करके देना होता है। तो ये आपका कठोर आयोजन है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई में भी रिजिड प्लानिंग ही लागू करिएगा, रिजिड प्लानिंग लागू करिएगा। रिजिड प्लानिंग बहुत सक्सेस होती है जब क्या होता है, अर्थव्यवस्था आपके अनुकूल नहीं होता, आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, तो सरकार रिजिड प्लानिंग एक्सेप्ट कराती है और फोर्सफुली कहती है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, जिससे उस प्रकार की प्लानिंग विपरीत परिस्थितियों पे भी अपना उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्त करती है, परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता। तो रिजिड प्लानिंग क्या होती है, जब अर्थव्यवस्था में लोग क्या कहते हैं कि नई अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की प्लानिंग संभव नहीं होती, तो रिजिड प्लानिंग वहां पर क्या होती है, एक प्रकार से बहुत अधिक माध्यम का कार्य करती है ताकि अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट किया जा सके। अब आपकी बात आती है, जो आपने डिस्कस किया था, आपकी बात आती है यहां पर व्यावर्ती आयोजन, ठीक है, और निश्चित आयोजन, रोलिंग एंड फिक्स्ड प्लानिंग। ठीक है, रोलिंग प्लानिंग आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, रोलिंग आपका आवर्ती योजना जिसको कहते हैं, इसको व्यावर्ती भी योजना भी कहा जाता है, आवर्ती आयोजन और निश्चित आयोजन। ठीक है, आवर्ती आयोजन को मिर्डाल ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग में इन्होंने बताया कि विकासशील देशों के लिए आवर्ती आयोजन के विचार का सुझाव दिया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट है, जो रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट है उसने किसने दिया, तो सबसे पहले आपने बताना है कि ये गुरनार मिर्डाल का कॉन्सेप्ट है, मिर्डाल का कॉन्सेप्ट है, और मिर्डाल ने रोलिंग प्लान की विषय में बात कही थी, और इनकी पुस्तक का नाम एग्जाम में पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पुस्तक को आप नोट कर लीजिएगा।
ठीक है। और इन्होंने कहा कि ये रोलिंग प्लान वास्तव में डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत अधिक सुटेबल है। इसलिए आपने देखा होगा जहां पर प्लान हॉलीडे था वहां पर तुरंत रोलिंग प्लान को एक्शन में ला दिया गया, क्योंकि प्लान हॉलीडे में एक बेस्ट सुटेबल आपका प्लान काम करता है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान को जो मिराल द्वारा सजेस्टेड किया गया था कि डेवलपिंग कंट्री में अगर रोलिंग प्लान को अपनाया जाता तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड अच्छी होती है। इसलिए जब भी प्लान हॉलीडे हमारे पास मिला, आपका आयोजन अवकाश मिला, वहां पर रोलिंग प्लान को हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। एक व्ययवर्ती यानी आपका एक जो आपका रोलिंग प्लान होता है, एक रोलिंग प्लान में हर 3 वर्ष में नई योजनाएं बनाई जाती है। भारत में हर एक साल के लिए बनाई गई। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता, 3 ईयर के लिए मिडाल ने सजेशंस दिया था और वर्तमान योजना नई योजना में शामिल हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार 3 ईयर के लिए टारगेट बनाते हैं और जो पुरानी योजना होती है उसको जैसी नई स्ट्रेटेजी अपनाएंगे वो नया रूप ले लेगी। ये बदली हुई परिस्थिति के प्रकाश में योजना के लक्ष्यों में संशोधन में योजनाकर्ताओं को सहायता प्रदान करती है। मान लीजिए आपने क्या हुआ, प्लानिंग आपकी वर्क कर रही है और प्लानिंग अपने प्रॉपर टारगेट को नहीं पा रही है। प्लानिंग मान लीजिए 5 ईयर प्लान आपकी इकोनॉमी में काम कर रही है और 5 ईयर प्लान क्या कर रही है, आपने जो लक्ष्य रखा हो, आपने देखा होगा जब भी 5 ईयर प्लान बनता है तो उसका लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य के अनुरूप 4 साल काम नहीं कर रही, तो मजबूरी में सरकार क्या करती है, उसको फिनिश कर देती, बंद कर देती है और उसकी जगह पर नए लक्ष्यों के साथ जो उस अर्थव्यवस्था के अनुरूप है उसके साथ रोलिंग प्लान चालू कर देती है। रोलिंग प्लान में क्या होता है कि ये टारगेट को अचीव करने की जल्दी क्षमता रखती है, इसलिए रोलिंग प्लान का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। द्वितीय एक योजना कुछ वर्षों के लिए होती है, जैसे 3, 4 या 5 वर्षों के लिए होती है। इसके प्रत्येक वर्ष अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप बदला जा सकता है। सपोज दैट, ठीक है, आपने 5 ईयर का प्लान डिस्कस किया, 5 साल में हमने स्ट्रेटजी किया कि भारत में एजुकेशन लेवल हमको क्या करना है, 60% पहुंचाना है। ठीक है, आपने पहले साल का टारगेट रखा 30%, दूसरे साल का रखा 40%, ठीक है, थर्ड ईयर का आपने रखा 50%, फोर्थ ईयर का आपने रखा कितना 60 और मतलब 55 एंड फिफ्थ ईयर का आपने रखा 60। इस प्रकार मैंने प्लान बनाया कि हम एजुकेशन की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट ईयर में 30% टारगेट अचीव करेंगे, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, जो आपका 55 और 60। तो अगर आपने देखा कि पहले 3 साल में अभी मात्र 30% ही एजुकेशन का लेवल हम लोगों ने अचीव किया है, तो यहां पर रोलिंग प्लान अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि आपकी 5 ईयर प्लान प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है और आपको एक नया टारगेट रखना पड़ेगा कि 3 साल में आपने 30% आपने एक्योर किया है आपका लिटरेसी या एजुकेशन लेवल, तो क्यों ना बाकी 2% के लिए रोलिंग प्लान के अंतर्गत नया टारगेट होता। तो रोलिंग प्लान ने कहा कि 2 साल में हम 15% से ज्यादा अचीव नहीं कर सकते, अर्थात हम लोगों ने क्या रखा नया टारगेट 45% साक्षरता। तो रोलिंग प्लान वहां पर लागू की जाती है जब अर्थव्यवस्था में प्लानिंग अपने उद्देश्य से काफी पिछड़ जाती है। जब अर्थव्यवस्था में प्लानिंग अपने अनुरूप कार्य नहीं करती, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, रोलिंग प्लान लागू करते हैं और 5 ईयर प्लान को वहां पर एक्सेप्ट सरकार नहीं करती और वहीं पर एक नया टारगेट गवर्नमेंट क्या करती है, धारण कर लेती है। तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ष आवश्यकता के अनुरूप इसे बदला जाता है। इसमें वो लक्ष्य और तकनीकें शामिल होती है जिनका योजना काल के दौरान कीमत संबंधियों और कीमत नीतियों के साथ अनुकरण करना होता है। तृतीय, प्रति वर्ष 10, 15, 20 या इससे अधिक वर्षों के लिए एक सदस्य योजना यानी एक उद्देश्य सहित योजना, एक प्रोस्पेक्टिव योजना प्रस्तुत की जाती है। जैसे नीति आयोग ने क्या किया, सदस्य योजना पर काम करना चालू किया। वो कहा मैंने 5 ईयर का मुझे प्लान नहीं बनाना, मुझे 10, 15, 20 ईयर का बनाना और उसके बीच में रोलिंग प्लान फिट करना है। ठीक है, अगर मेरा प्रॉपरली टारगेट नहीं 1 साल में अचीव हुआ, 2 साल में, तो मैं तुरंत रोलिंग प्लान वहां पे लागू कर दूंगा। तो इस प्रकार एक संदर्भ रोलिंग प्लान के अंतर्गत सबसे पहले एक संदर्भ योजना, एक प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग बनाई जाती है और उसमें इवेल्युएट किया जाता है हर साल
कि हमारी जो ये हमने 20 ईयर का टारगेट बनाया है, एक वाइड हमने क्या किया, प्लानिंग को एक्सेप्ट किया, क्या ये वाइड प्लानिंग प्रॉपरली काम कर रही कि नहीं कर रही। तो इसमें हर साल इवेल्युएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और उसको रोलिंग प्लान के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इकोनॉमी में बार बार स्ट्रेटजी में परिवर्तन किया जाता ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया तेजी से चलती रहे, जिसमें व्यापक उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है। व्यापक उद्देश्य का मतलब होता है क्योंकि 20 ईयर की देखिए प्लानिंग है, जब 20 ईयर की प्लानिंग है तो हमको कुछ ना कुछ एक वाइड क्या होता है, पर्पज आपका वाइड आपका ऑब्जेक्टिव से लेकर के काम करना होगा और आगामी विकास की रूपरेखा बनाई जाती है। तो अगर मैं कहूं कि नीति आयोग क्यों बनाया गया, तो वास्तव में तृतीय पॉइंट है, इस पॉइंट को इंप्लीमेंट करने के लिए नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, और रोलिंग प्लान के कॉन्सेप्ट को उन्होंने नीति आयोग ने बहुत अच्छे से स्वीकार किया। आपकी बात सही है, हम 5 ईयर क्यों वेट करें, अगर मेरा पास रिजल्ट नहीं आ रहे हैं प्रॉपरली तो क्यों ना हम रोलिंग प्लान में इसको कन्वर्ट कर दें। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत 10 यानी आपका विस्तृत 10, 15 या 20 साल का एक व्यापक हम लोग संदर्भ योजना बनाते हैं और इसको अचीव करने के लिए ईयर वाइज हम लोग रोलिंग प्लान को इंप्लीमेंट करते चले जाते हैं। ठीक है, 1 साल के लिए रोलिंग प्लान हो सकती है, 2 साल के लिए हो सकती है, आपकी 3 साल के लिए हो सकती है। अब देखिए, 1 वर्षीय योजना को उसी वर्ष की 3, 4 अथवा 5 वर्षीय योजना में शामिल किया जाता है। इन दोनों को संदर्भ योजना के प्रकाश में तैयार किया जाता है। आपने रोलिंग प्लान के अंतर्गत 1 साल की प्लानिंग कर ली, या आपने 2 ईयर की कर ली, या 3 ईयर की कर ली, या 4 ईयर की कर ली, या 5 ईयर की कर ली, लेकिन आपने बाउंड नहीं किया है। हम लोग इवेल्युएशन करेंगे और इवेल्युएशन करने के बाद जैसे इवेल्युएशन हमारे पास रिपोर्ट आएगी, पिछला टारगेट जो हमको अचीव होगा वो पिछले टारगेट को हम लोग 0 कर देंगे। पिछले टारगेट को 0 करके वहीं पर से न्यू टारगेट जो होगा, पिछले जो अचीव्ड हुआ है, जो नहीं हुआ, उसको न्यू टारगेट में हम लोग रोलिंग प्लान के अंतर्गत शामिल कर लेंगे। तो वास्तव में ये कॉन्सेप्ट को रोलिंग प्लान के अंतर्गत एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, संक्षेप में अगर हम बात करते हैं तो आवर्ती योजना में पहले वर्ष की योजना अनुवर्ती योजनाओं को आधार उपलब्ध कराती है, जो आगे साल आने वाली योजनाएं उनके लिए ये बेस उपलब्ध कराती है। अर्थात आपका मूल्यांकन बार बार किया जाए। आपके साथ मैं स्ट्रेटेजी अपना सकता हूं कि 1 महीना कंटिन्यू टीचिंग करूं, फिर टेस्ट लूं। ठीक है, इससे मच बेटर है कि आप टुकड़ों में डिवाइड करिए, 3 दिन पढ़ाइए, 3 दिन टेस्ट लीजिए, ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी को परिवर्तन कर सके। नहीं, इनको ये सारी चीज समझ में नहीं आ रही, ये प्रश्न बहुत कठिन लग रहे हैं, तो अगर आपको टाइम नहीं है आपके पास, तो आपको रोलिंग प्लान पर काम करना होगा, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड काफी तेज हो सकती है। अतः इसमें अधिक अतिरिक्त कुछ नहीं होता, इसमें एक्सेस नहीं होता। आयोजन का मौलिक विचार केवल मध्यकालीन योजना को प्रत्येक क्रमिक वर्ष में नवीनीकरण होता। आप देखिए, इसमें बार बार कहा जा रहा है कि मध्यकालीन योजना को प्रत्येक क्रमिक वर्ष में नवीनीकरण होता। हर साल हम लोग एक नया टारगेट अपना लेते हैं। मैं तो क्या करता हूं, हर दिन नया एक टारगेट अपनाता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आने पाए। आवर्ती योजना भारत की धारणा के लिए नई नहीं है। भारत में पहले भी हम लोग क्या करते थे, आवर्ती योजना रोलिंग प्लान को एक्सेप्ट करते थे। ऐसी योजनाओं का अनुभव सन 1962 में चीन के आक्रमण के पश्चात किया गया। आपने देखा होगा 1962 में भारत को एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, हम जो 5 ईयर प्लान पे काम कर रहे हैं वास्तव में बेस्ट नहीं है, इसके लिए हमको वास्तव में रोलिंग प्लान जैसे कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। देश को परिष्कृत शस्त्र, गोला बारूद, युद्ध के अन्य साज सामान निर्माण में शानदार आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। तो पुनः आवर्ती योजना ने भारत आयोजन में 1 अप्रैल 1978 को जनता सरकार के शासनकाल में प्रवेश किया और 1 अप्रैल 1980 को श्रीमती इंदिरा गांधी की सत्ता प्राप्त कर लेने पर इसका त्याग कर लिया गया। जब हम एक आवर्ती योजना की बात करते हैं तो इस प्रकार हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया कि भारत में कहां इसको लागू किया गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होती है कि आवर्ती योजना की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इसमें डिमेरिट्स हैं, इनको आप लोग देखोगे, आप घर पे आराम से देखिएगा। अब आपके पास होता फिक्स्ड प्लानिंग, निश्चित प्लानिंग, जिसको फिक्स्ड कहते हैं। निश्चित आयोजन जैसे नाम सुझाव देता है, एक निश्चित अवधि के लिए योजना है। मान लो 4, 5 अथवा 7 वर्षों के लिए हम लोग एक प्लानिंग बना देते हैं और उन 7 वर्षों के लिए इस प्लानिंग को इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो वो आपके पास निश्चित योजना के होता। इसके अंतर्गत आपके उद्देश्य निश्चित होते हैं और आपके लक्ष्यों का निर्धारण भी
निश्चित होते हैं और उन्हें विशेष योजना अवधि के दौरान प्राप्त करना होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भौतिक लक्ष्य योजना के कुल व्यय के साथ निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, कि मुझे भौतिक लक्ष्य इसमें, ठीक है, भौतिक लक्ष्य का मतलब होता है इतना उत्पादन हो जाना चाहिए, इतना आपका ब्रिज बन जाना चाहिए, इतना आपका अर्थव्यवस्था में रोड बन जानी चाहिए और कुल व्यय भी इसके साथ ही साथ निर्धारित किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे पास आयोजन होता है ये फिक्स्ड होता है, इसे फिक्स्ड प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। इसके भी कुछ लाभ कुछ हानियां होंगी, आपको ये देखना होगा। अब हम बात करते हैं 7वां पॉइंट। आपका 7th टाइप का जो आपकी प्लानिंग है वो है आपकी क्षेत्रीय प्लानिंग, आपकी राष्ट्रीय प्लानिंग और आपकी अंतरराष्ट्रीय प्लानिंग, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लानिंग पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पहला आपका पॉइंट है क्षेत्रीय आयोजन। तो क्षेत्रीय आयोजन क्या होता है? क्षेत्रीय आयोजन राष्ट्रीय आयोजन का एक पार्ट है। ठीक है, पूरे जैसे उत्तराखंड के डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी सरकार ने दे दी है, क्या बनाई, तो राष्ट्रीय आयोजन का एक पार्ट है। एक विशाल देश में जहां विविध और विस्तृत संसाधन है वहां विस्तृत अंतर भी है। अतः योजनाओं को संपादित करने, उनके कार्यान्वयन और उनके निरीक्षण के लिए क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण आवश्यक हो जाता है। जिस क्षेत्र में हम लोग आयोजन चाहते हैं उस क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार, उन क्षेत्रों की अनुकूलता के अनुसार वहां पर आयोजन को हम लोग इंप्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, हम वो स्ट्रेटजी नहीं अपना सकते हैं, क्यों? क्योंकि भारत में अगर हम लोग रोड बनाने की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में आप जानते हो बारिश बहुत अधिक होती है, ठंड बहुत अधिक होती है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग बोलता है। ठीक है, आप बारिश के ऋतु में आप रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मत दीजिए, मत करिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं जहां पर बारिश कम होती है वहां पर आप ऐसा कर सकते हो। तो क्षेत्रीय आयोजन जो होता है वास्तव में नेशनल आयोजन का ही एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, और वो विशेष समय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दूसरा क्या होता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है, वहां के लोगों की मांग भी समाहित की जाती है। अब हम बात करते हैं नेशनल प्लानिंग की। जब हम नेशनल प्लानिंग की बात करते हैं तो आर्थिक आयोजन का प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र के लिए किया जाता है और संपूर्ण राष्ट्र एक प्रॉपर टारगेट लेकर के चलता है कि भारत में बेरोजगारी इतनी है, तो इसको एक सदैव साझे सिद्धांत के अंतर्गत एक संयुक्त शासन के अधीन साझे उद्देश्य राष्ट्रीय सीमा से मेल करता है। अर्थात राष्ट्र का एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य अपनी सहायता करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आयोजन वास्तव में क्षेत्रीय आयोजन के सफलता के आधार पर निश्चित होता है। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय आयोजन जो होता है, इंटरनेशनल लेवल पर प्लानिंग करते हैं। जैसे भारत में जो भी हमारे पास लघु एवं कुटीर उद्योग हैं, लघु एवं कुटीर उद्योगों के एक प्रॉब्लम थी, भारतीय परिवेश के लिए ये तो अच्छा उत्पादन कर सके, भारतीय परिवेश के अनुरूप इनका उत्पादन तो बेस्ट था, लेकिन क्या होता, इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग इनके द्वारा उत्पादित वस्तु क्या हुआ, प्रॉपरली वर्क ना कर पाई, मार्केट को कैप्चर ना कर पाई। तो अगर मैं लघु एवं कुटीर उद्योगों में मशीनीकरण को बल दूं, ठीक है, अगर मैं स्किल डेवलपमेंट की बात करूं, तो अगर मैं ऐसा स्किल डेवलपमेंट कर दूं जिससे आप कहीं पर भी अपने प्रोडक्ट को बेचो, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इस प्रकार की अगर मैं कोई स्ट्रेटजी अपनाता हूं तो वो अंतरराष्ट्रीय आयोजन का पार्ट माना जाएगा कि आपने अपने जो भी लघु एवं कुटीर उद्योगों की क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात कही है, जो भी आपने बात कही है वो इंटरनेशनल मानक को लेकर के काम किया, तो ये एक प्रकार से इंटरनेशनल प्लानिंग का पार्ट माना जाएगा। एक दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय आयोजन का अर्थ एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक सामूहिक रूप से सभी देशों की संपत्ति होती है। एक अन्य ढंग से इसका विभिन्न राष्ट्रीय इकाइयों के कुल संसाधनों का सामूहिकरण का मामला है। इसलिए इसका अर्थ है कि आयोजन के क्षेत्र का विस्तार अर्थव्यवस्था की एक इकाई में विलय हो जाता है और पूरे विश्व को हम लोग एक यूनिट में मान लेते हैं और अर्थव्यवस्था क्या होती है उस यूनिट के अकॉर्डिंग काम करती है। जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन की प्रणाली डाक संघ जैसे सिद्धांतों पर आधारित हो सकती है। हम एक से अधिक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की कल्पना कर सकते हैं जो राष्ट्रों की अंतरराष्ट्रीय सीमा का नियंत्रण करती है। तो आप वर्तमान में भारत की जो भी स्ट्रेटजी है, डेवलपमेंट रणनीति है, भारत में इस समय जो भी डेवलपमेंट की रणनीति है, विकास की रणनीति है, वो वास्तव में डेवलपमेंट जो स्ट्रेटजी है वो इस समय हम लोगों ने इंटरनेशनल स्ट्रेटजी को अपना लिया है। ठीक है, अर्थात हमने कहा कि ग्लोबलाइजेशन के इस ईरा में
इस ग्लोबलाइजेशन की ईरा में हम विश्व बाजार में अपने आप को उतारने वाले हैं, और विश्व बाजार में उतारने वाले हैं। अगर हमारी प्लानिंग इंटरनेशनल लेवल की नहीं हुई तो हमारा प्रोडक्ट, हमारी कार, हमारा लैपटॉप, हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स, हमारे मोबाइल फोन इंटरनेशनल मार्केट के लायक नहीं हो पाएंगे, जिससे हम अंतरराष्ट्रीय विकास में पिछड़ जाएंगे। तो आज हम लोग अपनी कंपनियां, अपने ह्यूमन स्किल, आपको भी जो एजुकेशन दी जा रही है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप भी इंटरनेशनल लेवल के आप तैयार हो जाओ, ताकि आप इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में आप जॉब करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो भारत में जो एजुकेशन है वो वास्तव में इंटरनेशनल लेवल का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर रहे होंगे। आपने देखा होगा, आपके समय में एनुअल सिस्टम चलता रहा होगा, वार्षिक पद्धति, जिसके अंतर्गत साल में आप एक बार एग्जाम देते थे। लेकिन विश्व व्यवस्था को हम लोग स्वीकार करते हुए अब हम लोगों ने सेमेस्टर पद्धति को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड लेवल की डिमांड है। तो हमने एजुकेशन में जो ये पॉलिसी प्लानिंग को एक्सेप्ट किया, वास्तव में जो सेमेस्टर सिस्टम की पद्धति को स्वीकार किया, ये अंतरराष्ट्रीय आयोजन का एक मुख्य पार्ट बन जाती है। तो आज हमारे पास आवश्यकता, और इस आवश्यकता की अनुरूप हमको प्लानिंग करनी होगी। पहले क्षेत्रीय प्लानिंग की आवश्यकता थी, जब हमारे पास वो ईरा नहीं था जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चलते थे। गांव का डेवलपमेंट गांव के अनुसार, जिले का डेवलपमेंट जिले के अनुसार, राष्ट्र का डेवलपमेंट राष्ट्र के अनुसार। लेकिन आज हम विश्व एक इकाई बन चुके हैं और विश्व में सभी देश एक दूसरे के पास आ चुके हैं। हम अन्य देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने कंपनियों में उत्पाद को बनाते हैं और उनको बेचते हैं। आपने देखा होगा, अमेरिका में जो कार जो ड्राइव की जाती है उसका हैंड दूसरी साइड होता है। मतलब क्या होता है कि वहां पर लोग लेफ्ट हैंड पर बैठ करके गाड़ी को ड्राइव करते हैं, जैसे भारत में राइट हैंड में। तो इस प्रकार भारतीय लोग उत्पादन करके अमेरिका को कार उस साइड की स्टेयरिंग वाली देते हैं, जबकि भारत में नहीं बनाई जाती। तो कहीं ना कहीं हमने इंटरनेशनल प्लानिंग की है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में, अंतरराष्ट्रीय देशों में वास्तव में कार की डिमांड किस साइड की स्टेयरिंग किया, कैसी क्वालिटी के, हम उसके अनुरूप प्लानिंग करके उत्पादन करके उनको दिए। साथ ही साथ हमारे पास व्यापार और सीमा शुल्क के अन्य समझौते, गैट, आपका यूरोपियन कॉमन मार्केट, आपका क्या होता है काउंसिल फॉर द म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंट, कौन और अंतरराष्ट्रीय आयोजन, ये ऐसे उदाहरण जो अंतरराष्ट्रीय आयोजन का एग्जाम्पल हमको प्रस्तुत करते हैं। और आज हम कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के हेड भर भी बने हुए बैठे हैं। तो इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय आयोजन के कुछ उद्देश्य हो सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय आयोजन के कुछ सफलता के पॉइंट्स भी हो सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए पॉइंट हम लोग 8 देखते हैं। चक्रीय विरोधी और विकास आयोजन, एंटी साइक्लिक एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। चक्रीय विरोधी आयोजन का, चक्रीय विरोधी आपको याद होगा ट्रेड साइकिल में हमने आपसे बताया था कि इकोनॉमी में कुछ इस प्रकार का फ्लक्चुएशंस होता है। तो हम लोग कुछ ऐसा आयोजन करें कि क्यों ना इकोनॉमी बूम पर ही बनी रहे, अर्थव्यवस्था में डिक्लाइन होना ये तो सुनिश्चित है, डिक्लाइन होगी, लेकिन डिक्लाइन की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए ना, ऐसा कुछ कर सकते हैं ना। तो आप व्यापार चक्र में जो व्यापार चक्र के गिरने की स्पीड है, इसको आप डिक्लाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप प्लानिंग बना सकते हो, ठीक है। तो ये चक्रीय विरोधी आयोजन कहलाएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आर्थिक चक्रों के विरुद्ध आयोजन, अर्थात व्यापार चक्र में हम अगर प्रॉस्पेरिटी तेजी की अवस्था से बूम अवस्था में पहुंच जाए, लेकिन रिसेशन और डिप्रेशन में ना जाने के लिए अगर हम कोई प्लानिंग करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटी साइक्लिक यानी एंटी ट्रेड साइक्लिक डेवलपमेंट प्लानिंग कहेंगे, ठीक है। वही विकास आयोजन क्या होता है? तो विकास आयोजन जो हम बात करते हैं, हाँ, विकास आयोजन जब आपके अर्थव्यवस्था में ये उद्देश्य हो, ठीक है, उद्देश्य हो कि अर्थव्यवस्था में हमको पूर्ण स्थायित्व के साथ रोजगार बनाए रखना है और अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ठीक है, विकास आयोजन रोजगार के नए अवसर खोजने तथा आय तथा उत्पादन स्तर को बढ़ाने का यत्न करता है। यानी जब हम डेवलपमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो इसमें हमारा टारगेट होता है हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के साथ साथ हम लोग न्यू अपॉर्चुनिटी को खोजें, नेशनल इनकम को बढ़ाएं, टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाएं। अगर इन सारे प्रोस्पेक्टिव्स को लेकर के हम लोग कोई बात करते हैं, कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो उसे डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाता है। तो आज के हम इस लेक्चर में देखें कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, तथा वो अर्थव्यवस्था में कैसे क्लासिफाई हमने किया, अर्थव्यवस्था को कैसे वो डील करते हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा आज